देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन 2 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दिव्यानी मामले पर अमेरिका के इजहार अफसोस, सलमान खुर्शीद ने दोहराया दिव्यानी के खिलाफ साजिश रचे जाने का इल्जाम। दिव्यानी मामले पर जॉन केरी का इजहार अफसोस नाकाफी, सियासतदानों ने कहा माफी मांगे अमेरिका। दिल्ली में सदर-ए-आजम के निफाज का मामला, मरकजी काबीना लेफ्टिनेंट गवर्नर की सिफारिश पर कर सकती है गौर। और हिंदुस्तानी जहाज सुनील जेम्स को टोगो की जेल से मिली रिहाई, हिंदुस्तान की सिफारती कोशिशें लाई रंग। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी की गिरफ्तारी और बदसलूकी मामले में अमेरिका को झुकना पड़ा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया। केरी ने कौमी सलामती मुशीर शिव शंकर मेनन को फोन करके मामले पर अफसोस जताया। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने पहले अपने हिंदुस्तानी हममनसब सलमान खुर्शीद से इस मामले पर बात करने की कोशिश की, ताहम सलमान खुर्शीद ने मुखालफत के पेश नजर उनसे बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद केरी ने कौमी सलामती के मुशीर शिव शंकर मेनन से बात की। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मेरी हाफ ने केरी के जरिए मेनन से बात करने की जानकारी फराहम की। व्हाइट हाउस ने दिव्यानी मामले को हसास बताते हुए कहा है कि इससे दोनों मुल्कों के सिफारती रिश्ते मुतासिर नहीं होंगे। Secretary Kerry called Indian National Security Advisor Menon to discuss the December 12th arrest of Deputy Consul General, Khobragadi. The Secretary understands very deeply the importance of enforcing our laws and protecting victims, and like all officials in positions of responsibility inside the U.S. government, expects that laws will be followed by everyone here in our country. वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने दिव्यानी मामले में साजिश की बात दोहराई है। सलमान खुर्शीद का कहना है कि इस मामले पर कहीं न कहीं कुछ साजिश जरूर की गई है। सलमान ने वजाहत करते हुए कहा कि साजिश का मतलब ये नहीं है कि ये सदारती सतह पर की गई, बल्कि इस किस्म की साजिश पुलिस या दीगर हुकाम की सतह पर भी हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका हकीकत को समझेगा और मसले का हल जल्द निकल आएगा। नहीं कि राष्ट्रपति से नीचे सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं किसी तो पुलिस के स्तर के भी हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी अधिकारी स्तर पर कोई ऐसी बात हुई है जिसको हम ये तो नहीं कह सकते एक बड़ी मासूमियत की गलती है, ये तो नहीं कह सकते हैं। और ये नहीं कह सकते तो इसको क्या कहें, इसको और क्या कहें। यही कहना होगा कि किसी ने कंस्पायर किया है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि 2 भारतीय जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं, उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है और उसमें किस किस का सहयोग है, उसी को कंस्पिरेसी कहते हैं, षड्यंत्र कहते हैं। और वो हुआ है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, ये जो अमेरिका में व्यवस्था है उसी के आधार पर फिर इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका में संवेदनशीलता के साथ इसको समझने की कोशिश की जाएगी। उधर दिव्यानी की गिरफ्तारी और बदसलूकी मामले पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हिंदुस्तान में अमेरिकी सिफारतकारों की मुराद में कमी करने का फैसला किया है। अमेरिकी सिफारतकारों की मुराद से मुताल्लिक फैसले का इतलाक आज से होना है। इस सिलसिले में अमेरिकी सिफारतकारों को मुराद हासिल करने से मुताल्लिक अपने तमाम कार्ड और दस्तावेज वापस करने होंगे। उधर गिरफ्तारी और जामा तलाशी के दौरान दिव्यानी कई बार फूट फूट कर रोने को मजबूर हुई। ये बात खुद उन्होंने उस ईमेल में बताई जो उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत को रवाना किया। इस ईमेल में दिव्यानी ने हुकूमत से अपनी सलामती और वकार की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील की थी। दिव्यानी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उन्हें हथकड़ियां लगाई गई, कई बार उनकी जामा तलाशी ली गई और जेल में उन्हें आम कैदियों और नशेबाजों के साथ रखा गया।
दिव्यानी के मुताबिक इस दौरान वो अपने साथ किए जाने वाले सुलूक से दिल बर्दाश्ता होकर कई बार रो पड़ी थी। उधर दिव्यानी के मामले से जुड़े अमेरिका के सरकारी वकील प्रीत भरारा का कहना है कि दिव्यानी को हथकड़ियां लगाने की बात गलत है। प्रीत भरारा ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त दिव्यानी को सिर्फ सलामती एहलकारों ने घेरे में लिया था। उधर दिव्यानी मामले पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के जरिए इज़हार अफसोस को पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने मुस्तरद कर दिया है। कमलनाथ का कहना है कि दिव्यानी के साथ नाज़िबा सलूक पर अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए। रस्मी तौर पर महज अफसोस जताने से काम नहीं चलेगा। तो स्पष्ट कहा था कि देवयानी के मामले में अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार उनका रवैया रहा, व्यवहार रहा, ये केवल भारत की बात नहीं है, ये सब विकसित देशों को इसको एक सबक सीखना चाहिए कि अपनी आवाज उठाएं जब भी इस प्रकार की घटना होती है, और केवल रिग्रेट कर देना और एक औपचारिकता पूरी कर लेना, ये मैं सोचता हूं इससे हमें खुशी नहीं है। स्पष्ट माफी मांगे और स्वीकार करें कि उन्होंने गलती करी और तभी हम इसमें सेटिस्फाइड हैं। उधर दिव्यानी मामले पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के जरिए इज़हार अफसोस करने को हिंदुस्तानी सियासतदान नाकाफी बता रहे हैं। उनका कहना है कि मामला महज इज़हार अफसोस से खत्म होने वाला नहीं है। नहीं, देखिए, जो ठीक है कि पहले से ज्यादा सख्ती दिखाई गई, मुस्तैदी दिखाई गई, लेकिन अभी भी वो नाकाफी है। असल बात यह है कि वो मुकदमा वापस होना चाहिए। असल बात यह है कि उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरह से अमेरिका पर दबाव बना, मैं समझता हूं कि पहली बार अमेरिका को यह एहसास हुआ होगा कि भारत अपने डिप्लोमेट के साथ किसी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और अमेरिका को मजबूरन झुकना पड़ा। और हम समझते हैं कि ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी है। जो अमेरिका ने बर्ताव किया है वो सही नहीं है, और इसलिए अपने अधिकारी को न्याय मिलने तक ये समाप्त नहीं होता। उसकी केस विड्रॉ जब होगी तभी ये न्याय होता है। और इसलिए मुझे लगता है कल सलमान खुर्शीद ने जो कहा है कि उसको ससम्मान हम सम्मान उसका लौटाएंगे और उसको बाइज्जत यहां लाएंगे, ये अगर कहा है तो सरकार को जो कहा है वो करके दिखाना चाहिए। केवल खेद कहने से नहीं होता है कि आप एक इंसिडेंट तो नहीं है ना, दिव्यानी जी के साथ साथ कई ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो ये पर्याप्त नहीं है कि अमेरिका को आज के दिन इन गलतियों को सुधारने के लिए एक ऐसे संदर्भ में उनकी अप्रोच क्या रहेगा, वो स्पष्ट होना जरूरी है। उधर मरकजी वजीर शशि थरूर ने दिव्यानी मामले पर कहा है कि हिंदुस्तान इस तरह की तज़हीक आमेज सुलूक को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। थरूर ने कहा कि अमेरिकी सिफारत खाने के ओहदेदारों के साथ जिस तरह का सलूक हिंदुस्तान में किया जाता है, उसी तरह का सलूक अमेरिका में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ओहदेदारों के साथ होना चाहिए। एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो हुआ है उनके खिलाफ। हम चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप है दोनों देशों की, ये रिलेशनशिप ऐसे फ्रेंडली स्पिरिट में हो जैसे हम यहाँ करते हैं। आप देखिए कि अमेरिकन कॉन्सुलर ऑफिशियल्स को कैसे हम ट्रीट करते थे इस देश में, और दिव्यानी को क्या हुआ, ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इसलिए हम भी रेसिप्रोसिटी के बेसिस में, क्योंकि डिप्लोमेसी में हर चीज रेसिप्रोकल होता है, आप कुछ करें हमारे लिए। उधर अमेरिका में हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी की गिरफ्तारी और बदसलूकी के खिलाफ हैदराबाद में सीपीआई और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से अमेरिकी कौंसल खाने के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने हिंदुस्तानी बाशिंदों और ओहदेदारों के साथ अमेरिका के रवैये की शदीद मजम्मत की। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए अमेरिका से माफी मांगने का मुतालबा किया। पुलिस ने मुतादिद एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली में सदराज के निफास के मामले पर आज मरकजी काबीना गौर कर सकती है। दिल्ली में शीला दीक्षित की हुकूमत की मुद्दतकार खत्म हो गई है, लेकिन हालिया असेंबली चुनाव में 31 और 28 सीटें जीतने वाली बीजेपी और आप हुकूमत बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं, जिसे देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग दिल्ली में सदराज के निफास की सिफारिश कर चुके हैं। जराये के मुताबिक मरकजी काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले पर भी गौर किया जा सकता है। और इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांकू। जी शैलेंद्र, दिल्ली में जो है वो अभी सियासत के ऊपर धुंध छाई हुई है, इसीलिए शायद आज की जो ये मीटिंग है वो काफी अहम मानी जा रही है। कौन कौन से एजेंडे हो सकते हैं इस मीटिंग में? जी मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनसे पूछा गया है कि आम आदमी पार्टी से पूछा जाए कि उनको सरकार बनाने में और कितना वक्त चाहिए, क्योंकि इस तरह से दिल्ली में इलेक्शन हुए लेकिन एक फ्रैक्चर्ड रिजल्ट सामने आया, जिसके चलते कोई पार्टी तैयार नहीं हुई सरकार बनाने के लिए। लेकिन पहले भाजपा ने मना की, जब आम आदमी पार्टी को जब मौका मिला तो उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि वो सरकार बनाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा क्योंकि समय निकलता जा रहा है और जो शीला दीक्षित है वो केयर टेकिंग सीएम के तौर पर आज उनका कल उनका आखिरी दिन था और आज फिलहाल रहनुमा कोई नहीं है दिल्ली का। तो ऐसे में जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री चाहती है कि जल्द इस पर कोई फैसला हो, इसीलिए आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछा गया है कि वो इस मामले पर अरविंद केजरीवाल से पूछे कि उनको सरकार बनाने में और कितना वक्त चाहिए। इसी बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट में जो आज बैठक होगी इसमें दिल्ली को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है कि इस पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए या नहीं। लेकिन फिलहाल अगर हम एजेंडे की बात करें तो फिलहाल जो तय एजेंडा है आज कैबिनेट का उसमें ये इशू नहीं है, ये कैबिनेट का आइटम नहीं है। लेकिन इसको सप्लीमेंट्री के तौर पर बाद में, क्योंकि ये एक अर्जेंट मैटर है, इसको सप्लीमेंट्री तौर पर बाद में शामिल किया जा सकता है आज शामी कैबिनेट में। और पहले ही जो रिकमेंडेशन आ चुकी है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि दिल्ली में जो है वो एनिमेटेड असेंबली रखी जाए और बाद में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। तो जाहिर तौर पर आज शाम की बैठक अगर ये सप्लीमेंट्री तौर पर ये आता है तो जाहिर तौर पर फैसला लिया जा सकता है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। लेकिन फिलहाल मौका भी दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल को ताकि वो अपने जो उन्होंने कांग्रेस से समर्थन की बात कही है उस पर वो फैसला ले लेते हैं तो उससे थोड़ा समय दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। लेकिन फिलहाल दिल्ली का क्या हुआ या शाम को कैबिनेट की बैठक में शायद साफ हो पाए। शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की इस अहम बैठक में कौन कौन से लीडर जो है वो शरीक हो सकते हैं? देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि कैबिनेट की बैठक में आज कुछ एक आइटम है, लेकिन सबकी नजर दिल्ली के उसी सप्लीमेंट्री जो आइटम उस पर हो सकती है क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है इस वक्त पर। और क्योंकि इस वक्त फिलहाल कोई रहनुमा नहीं है दिल्ली सरकार का और शीला दीक्षित का कल आखिरी दिन था उनके ऑफिस में, तो ऐसे में दिल्ली गृह मंत्री ने होम मिनिस्टर ने ये भी कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि दिल्ली में वैक्यूम नहीं रखा जा सकता, इसलिए जल्द से जल्द हमें फैसला करना होगा। तो जाहिर तौर पर आज शाम की जो कैबिनेट होगी इसमें अगर सप्लीमेंट्री तौर पर ये मामला आता है तो इस पे आज शाम को फैसला हो सकता है। जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जो कि बता रहे थे कि आज होने वाली मरकजी काबीना की जो मीटिंग है वो दिल्ली के सियासी हालात को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली की मुस्तकबिल पर अब बादल छाए हुए हैं, इसलिए इस मीटिंग में इस पर काफी गौर-व-खौज किया जा सकता है और इसीलिए आज की मरकजी काबीना की होने वाली मीटिंग पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। उधर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी पार्टी ने मुल्क की सियासत में तब्दीली लाने का काम किया है। केजरीवाल ने कहा कि एक सियासत वो थी जब चुनाव नतायज के बाद बंद कमरे में मीटिंगें हुआ करती थी और पैसों के जरिए जोड़ तोड़ किया जाता था, लेकिन अब हुकूमत बनाने या ना बनाने के लिए राज तौर पर अवाम की राय मांगी जा रही है। जब चुनाव के नतीजे आते थे तो पार्टियों की बंद कमरे में मीटिंग होती थी और ब्रीफ बड़े बड़े सूटकेस में पैसे भर भर के लेन देन किया जाता था। एक वो राजनीति थी। एक दूसरी राजनीति अब हुई है कि जनता के बीच में 25 लाख घरों में जा जाके पूछा जाएगा भी आपको क्या कहना है, सरकार बनाए ना बनाए, आउटसाइड सपोर्ट ले ना ले। एक ये राजनीति है जब जनता को डायरेक्टली पूछा जा रहा है, तो दोनों में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। ये असली जनतंत्र है जब जनता से पूछा जा रहा है, जनता की भागीदारी है। उधर दिल्ली में हुकूमत साजी के ताल्लुक से जारी तातुल के लिए बीजेपी ने कांग्रेस और आप को जिम्मेदार ठहराया है।
आम आदमी पार्टी के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। उनको सरकार बनानी है तो बनाए, नहीं बनानी तो वे उपराज्यपाल को मना करें। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है और ये जो सरकार बन रही है ये कांग्रेस के समर्थन से बन रही है। तो मैं समझता हूं इसमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उपराज्यपाल को जल्द से जल्द इसके बारे में फैसला करना चाहिए, क्योंकि इस अनिश्चय की स्थिति से सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है जी, जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। फैसले सारे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सक रहा जी। तो मैं समझता हूं अनिश्चय की स्थिति के लिए एक तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, दूसरा कांग्रेस जिम्मेदार है। घाटे में चल रही चीनी मिलों को बिलासूदी कर्ज देने की तजवीज पर आज मरकजी काबीना गौर कर सकती है। घाटे में चल रही मुल्क की मुतादिद चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। वजीर ज़राअत शरद पवार के मुताबिक घाटे में चल रही चीनी मिलों को 72,000 करोड़ रुपए का बिलासूदी कर्ज देने की तजवीज है, जो कि 2 किस्तों में उन्हें दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कायम वज़ीर ग्रुप ने चीनी मिलों को 72,000 करोड़ का बिलासूदी कर्ज देने की सिफारिश की थी। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बहरी कज़ाकी के इल्जाम में गिरफ्तार हिंदुस्तानी जहाजरां कैप्टन सुनील जेम्स और विजयन को रिहाई मिल गई है। सुनील जेम्स और विजयन गुज़िश्ता 6 माह से टोगो में जेल में थे। सुनील जेम्स और विजयन की रिहाई आला सतही सिफारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हो सकी। सुनील और विजयन आज किसी भी वक्त वतन के लिए रवाना हो सकते हैं। सुनील जेम्स की रिहाई की खबर पर उनकी अहलिया ने मसरत का इजहार किया। ये 5 महीनों का टाइम बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कठिन टाइम था। हर एक पल हम यही सोचते थे कि पता नहीं सुनील आएंगे, आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जिस कंट्री में वो थे वहां का जुडिशियल सिस्टम हमें कुछ पता नहीं था। आज जब हमें सुबह खबर मिली कि वो रिलीज हो गए हैं, तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये सच है या एक सपना है। पर हाँ, हम बहुत रिलीव्ड हैं कि फाइनली हमारी फाइट खत्म हुई और सुनील रिलीज हो गए हैं और वो कल परसों तक घर वापस लौट आएंगे। उधर सुनील जेम्स की रिहाई से वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद मुतमईन हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुनील जेम्स पर लगे इल्जामात से वो मुत्तफिक नहीं थे और इस बात से प्रसन्न हूं। ये एक इस समय एक मानवीय स्थिति का प्रश्न था। ये सिर्फ 2 देशों के बीच में किसी भी विषय को लेकर कोई विवाद का मामला नहीं है सिर्फ, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए उसके परिवार के सामने एक बहुत दुखद घटना घटी थी और हम समझते थे, वैसे भी जो उस पर आरोप लग रहे थे, हम संतुष्ट नहीं थे कि वो आरोप जो है वो सिद्ध हो सकते हैं या उनमें कोई ऐसी बात है जिसके कारण उस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो मानवीय स्थिति का एक प्रश्न था, उसमें हम लोग इसमें सफल हुए। मैं इस बात से संतुष्ट।
उधर वजारत खारजा ने सुनील जेम्स की रिहाई का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने उम्मीद जाहिर की कि जेम्स कल सुबह तक अपने अहल खाना के साथ होंगे। अकबरुद्दीन ने जेम्स की रिहाई में ताउन करने पर तमाम मुताल्लिक़ अफराद का भी शुक्रिया अदा किया। We are making arrangements for their return to India at an early date. We hope that they will be reunited with their families. It's been a difficult journey for all of them, and we are grateful for the support and the effort made by everybody concerned in this matter. We hope that Captain Sunil James will be reunited with his family latest by tomorrow morning. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सदर के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। साबिक आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चीफ बनना तकरीबन तय माना जा रहा है। अगर ललित मोदी कामयाब होते हैं तो ये बीसीसीआई के लिए बड़ा झटका होगा। ललित मोदी का मुकाबला आरसीए के मौजूदा सदर सीपी जोशी के करीबी माने जाने वाले रामपाल शर्मा से है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर ऑब्जर्वर जस्टिस एनएम कासलीवाल की निगरानी में चुनाव हो रहा है। वाज़ेह रहे कि ललित मोदी पर बीसीसीआई ने तादीबी बुनियाद पर पाबंदी आयद कर रखी है। पूरी चुनावी प्रक्रिया को देखा जाए तो ये खेल कम राजनीति ज्यादा रही या पुलिस का कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा। पहले आरसी के चुनाव थे जो 24 नवंबर को होने वाले थे, लेकिन पशुपेश रही और मामला कोर्ट तक पहुंचा। कई जिला क्रिकेट संघ जो विवादित हैं उनका मामला कोर्ट में लंबित है। 4 जिला क्रिकेट संघ है जिनका मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इन जिला संघों के वोट डाले जाएंगे, लेकिन वो सील बंद होंगे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट इन चुनाव की प्रक्रिया के साथ में ही खोलेगा। तो कहीं न कहीं ये कोर्ट में लंबित रही प्रक्रिया लंबे समय से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनएम कासलीवाल को चुनाव के लिए मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया और उनकी मौजूदगी में चुनावी प्रक्रिया अभी तक पूरी तरह बहुत अच्छे ढंग से चलती आई है। और जहां उन्हीं का बयान था कि 6 जनवरी को आरसीए चुनाव का परिणाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया जाएगा, लेकिन यहाँ सदस्यों का कहना है कि हम गुजारिश करेंगे एनएम कासलीवाल गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई है जो निरंकुश रवैये के लिए जानी जाती है। आपको बताएं स्पॉट फिक्सिंग का मामला हुआ जिसमें भी बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद उसमें इन्वॉल्व थे, उन्हें भी साफ तौर पर निकाल लिया गया मामले से। इसके अलावा कई खिलाड़ियों पर भी मामले उन पे खिलाफ एक्शन जरूर हुआ, लेकिन जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। तो जिस तरह का बीसीसीआई का एक तानाशाहीपूर्ण रवैया रहता है जो पूर्व में भी रहता है और अभी तक भी जिस तरह की चुनाव प्रक्रिया चलती रही और उसके बीच में मेल आते रहे, तो पूरी उम्मीद है कि आरसीए के जैसे ही परिणाम आते हैं और ललित मोदी अगर सत्ता में आते हैं तो बीसीसीआई तुरंत एक्शन ले सकता है और आरसीए की मान्यता भी रद्द कर सकता है। लेकिन अन्याय इसके खेल की राजनीति एक अपनी तरफ है, लेकिन यहां अगर कुछ एक्शन होता है तो वो अन्याय होगा खिलाड़ियों के साथ। एक खिलाड़ियों की बात करें कि खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, ना कि उसे किसी राजनीति से मतलब होता है, तो वो एक जरूर पशुपेश की स्थिति है कि आगे का माहौल। कौमी हकूक़ इंसानी कमीशन के चेयरमैन केजी बालाकृष्णन ने कहा है कि कमीशन ने इंसदाद फ़िक़्वाना फसाद बिल पर वज़ारत दाखिला के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। केजी बालाकृष्णन ने कहा कि कमीशन की वेबसाइट पर इसका मुशाहिदा किया जा सकता है। We are given detail. We had a series of meetings. We are given detailed opinion of the NHRC has already been submitted to the Home Ministry. You can have it. I think it has been put in the website of the NHRC. We are given a detailed 3-page note on communal violence bill. वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से बॉन्ड की खरीदारी में कमी के फैसले से पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है। चिदम्बरम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका के इस इक़दाम से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आज सुबह आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन से फोन पर बातचीत की। मरकजी वजीर ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से निपटने के लिए हिंदुस्तान मई 2013 के मुकाबले बेहतर तौर पर तैयार है। बॉन्ड की खरीदारी में कमी के अमेरिका के फैसले के बाद आज सुबह कारोबार के आगाज पर बीएसई सेंसेक्स में 190 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर घटकर 62.44 तक पहुंच गई।
हिंद बांग्लादेश सरहदी हदूद से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल की आसाम गण परिषद ने शदीद मुखालफत की है। आज दिल्ली में एजीपी लीडरों ने बिल की मुखालफत में मुजाहरा किया। दरअसल हिंद बांग्लादेश सरहदी हदूद से मुतालिक ये बिल कल राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसकी मुखालफत कल भी असम गण परिषद और तृणमूल कांग्रेस ने की थी। उन्होंने बिल को पेश होने से रोकने की कोशिश की थी। इस बिल में सरहद के 160 किलोमीटर के इलाके की अदला बदली की बात कही गई है। पार्लियामेंट के गुज़िश्ता इजलास में ही ये बिल ऐवान में नहीं आ सका था। हुकूमत ने इसे सरमाई इजलास में पास कराने की बात कही थी। इटावा महोत्सव में बुध के रोज नुमाइश पंडाल में उर्दू सम्मेलन और कौमी यकजहती के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मुकर्रीरीन ने उर्दू जबान की तरक्की और कौमी यकजहती पर जोर दिया। उर्दू मुल्क में जहां अपनी ज़बो-हाली पर आंसू बहा रही है, ऐसे में इटावा महोत्सव में उर्दू के नाम पर मुनक़िद किया गया ये प्रोग्राम काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर सैयद अहमद अली ने भी शिरकत की। इस मौके पर इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैयद अहमद को करगिल जंग के दौरान इनकी खिदमत के लिए भारतीय सेना मेडल पेश किया। बेहद खुशी हुई और ये मैं पहली बार इटावा आया था। मैंने देखा कि बहुत अच्छा शहर है और बहुत यहाँ पे अच्छे तरीके से ये फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें जो भी मुकर्रीन थे हाजिर बहुत पढ़े लिखे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स आए हुए थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। फंक्शन का जो मौजू था खास तौर पर कि जुबान की तरक्की, जुबान का फरोग और कौमी यकजहती, ये दोनों मौजूआत बहुत अहम थे और वक्त की ज़रूरत थे। और ख़ास तौर से इटावा इस्लामिया कॉलेज के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है, जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया, एक्सीलेंट। हमें आकर इटावा की जो उर्दू कॉन्फ्रेंस थी आकर बेहद खुशी हुई और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों के दिल में उर्दू के लिए और उर्दू की तरबीज व इशाअत के लिए, उर्दू को बढ़ाने के लिए जो जज्बा देखा यहाँ पर, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे लेडीज़ हों, चाहे जेंट्स हों, सब लोगों के अंदर उर्दू के लिए जज्बा देखा, कौमी यकजहती के लिए जज्बा देखा। वाकई पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि एक अवाम जो है वो उर्दू की तरक्की के लिए बेहद कोशा है और बेहद वो संजीदा है। इस प्रोग्राम में इस्लामिया इंटर कॉलेज के तलबा ने भी शिरकत की। उर्दू जबान को फरोग देने के लिए इस प्रोग्राम में शुरका में एक अलग किस्म का जज्बा देखने को मिला। शुरका ने कहा कि उर्दू को आम जबान बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम वक्त वक्त पर होने चाहिए। ईटीवी न्यूज, इटावा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने ड्रोन हमलों के ताल्लुक से मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद में कहा गया है कि ड्रोन हमलों समेत दहशतगर्दी से निपटने के लिए उठाए जाने वाले तमाम इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत होने चाहिए और इस तरह के किसी भी हमले में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की जानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमले अवामी एहतजाज का सबब रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि ड्रोन हमले सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाने के लिए किए जाते हैं, जबकि इंसानी हकूक कारकुनों का कहना है कि इन ड्रोन हमलों में कई मासूम शहरी भी हलाक होते हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर ड्रोन हमलों को इक़्तिदार आला की खिलाफ वर्जी से ताबीर करता है। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियाई मौजू पर आज से मुज़ाकरात का फिर से आगाज हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी की सरबराह कैथरीन एश्टन के तर्जुमान के मुताबिक इन मुज़ाकरात में तकनीकी उमूर पर बातचीत की जाएगी और ये जुमे तक जारी रहेंगी। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक मुज़ाकरात की मुद्दत में तौसी भी मुमकिन है। गुज़िश्ता माह ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी उमूर पर मुज़ाकरात का आगाज हुआ था, जो कि 4 दिनों तक जारी रहे थे। एक पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को धमकी दी है। उनको ये धमकी पोलियो मुहिम पर मामूर कारकुनों को निशाना बनाने के बयान पर दी गई। वाज़ेह है कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के दौरान कहा था कि मुहिम से जुड़े कारकुनान को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। दहशतगर्द तंजीम अंसारुल मुजाहिदीन ने अपने बयान में कहा कि हमारा निशाना नवाज शरीफ हुकूमत है, लेकिन इमरान खान अगर मुहिम की हिमायत करते हैं तो हम अपना निशाना तब्दील कर सकते हैं। वाज़ेह है कि यह दहशतगर्द ग्रुप इससे पहले पोलियो मुहिम से जुड़े अफराद को निशाना बना चुका है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। Thank you.
करने में ताउन कर